मैथमेटिक्स के आज के ऑनलाइन सेशन में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है आपका फंक्शन। फंक्शन की डेफिनेशन से पहले आपने सेट थ्योरी पढ़ी होगी, जिसमें कि हम सेट की स्टडी करते हैं। सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। तो डेफिनेशन देखिए, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ए और बी क्या है? दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। देन ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, सेट ए से सेट बी में एक रूल हमें डिफाइन करना है जो एसोसिएट करे, जोड़ दे। किस किस को जोड़ेंगे? ध्यान से देखिए, ईच एलिमेंट ऑफ द सेट ए। तो यहाँ महत्वपूर्ण एक वर्ड है ईच एलिमेंट ऑफ द सेट ए टू द यूनिक एलिमेंट ऑफ द सेट बी। तो दो ही चीज़ें यहाँ पे ध्यान में रखने लायक हैं कि ईच एलिमेंट ऑफ द सेट ए टू द यूनिक एलिमेंट ऑफ द सेट बी। इसका मतलब ये हुआ कि फिगर से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे पास दो सेट हैं, दो सेट के बीच में कनेक्टिविटी हमें जनरेट करनी है, एक रूल जनरेट करना है जिसका नाम हम फंक्शन रखेंगे, जिसको हम मैपिंग भी कह सकते हैं। मैपिंग जो वर्ड आपका यूज हुआ है वो थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर यूज होता है। जनरली हम यहाँ इसको क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। तो फंक्शन को हम डिनोट करेंगे किससे? एफ फ्रॉम ए टू बी, और ए टू बी लिख के उसके ऊपर हम एफ भी लिख सकते हैं। दो चीज़ आपको समझ में आई। अब यहाँ पे आपके सेट ए के अंदर एलिमेंट्स हैं, सेट बी के अंदर एलिमेंट्स हैं। तो फंक्शन हम कब कह रहे हैं कि जब ए के हर एक एलिमेंट को बी के यूनिक एलिमेंट से हम क्या कर दें? कनेक्ट कर दें। यहाँ पे बी सेट के अंदर कुछ एलिमेंट खाली रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ईच एलिमेंट ऑफ द सेट ए, हमने आपको क्या बताया? ईच एलिमेंट ऑफ द सेट ए के हर एक एलिमेंट के लिए बी में जो इमेज बनेगी आपके पास, जो कनेक्टिविटी होगी वो यूनिक होगी। क्योंकि अगर एक से ज़्यादा इमेज बननी शुरू हो जाएंगी तो वहाँ पे ये डिफाइन करना पॉसिबल नहीं होता कि दो इमेज बनानी है एक एलिमेंट की, तीन बनानी है, चार बनानी है। इसलिए मैथमेटिशियन ने उसको क्या किया? नेगलेक्ट किया, और उसको हम एक सेपरेट स्टडी करते हैं। बहुत छोटी सी स्टडी होती है जिसको हम बोलते हैं मल्टी वैल्यूड फंक्शन। मल्टी वैल्यूड फंक्शन की जो स्टडी है वो बहुत ही आपकी ब्रीफ केस में की जाती है, छोटे से हिस्से में स्टडी करी जाती है। जो जनरली हम स्टडी करते हैं वो होती है आपकी सिंगल वैल्यूड फंक्शन की स्टडी। 12th लेवल पे जो हम स्टडी करते हैं, जो भी हम फंक्शन की स्टडी करते हैं, वो सारे सिंगल वैल्यूड ही होते हैं। तो आप मान के चलिए कि 97% जो स्टडी आपकी होती है वो सिंगल वैल्यूड की है, जिसको हम नॉर्मली फंक्शन बोलते हैं, और 3% स्टडी में मल्टी वैल्यूड फंक्शन की स्टडी करी जाती है। तो यहाँ से आपको कन्फर्म हुआ कि जो एफ हमारे पास है वो क्या है? एक रूल है जो सेट ए से सेट बी में कनेक्टिविटी है, जिसमें ईच एलिमेंट ऑफ द सेट ए किससे कनेक्ट हो रहा है? यूनिक एलिमेंट ऑफ द सेट बी से कनेक्ट हो रहा है। अब इसको किस तरीके से लिखेंगे? इस सेट ए के जनरल एलिमेंट को मैं एक्स से रिप्रेजेंट करता हूँ, और सेट बी के जनरल एलिमेंट को मैं वाई से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो ये जो एक्स हमारे पास है ये हमारा क्या है? इनपुट है, और ये जो वाई हमारे पास है ये वाई हमारे पास क्या है? आउटपुट है। फिर हम एक दूसरा नाम रखते हैं, एक्स को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसको आप बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ? इनपुट आउटपुट, फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फिर डिपेंडेंट वेरिएबल, सेट ए सेट बी, और उनके बीच में एक हमने रूलिंग डिफाइन करी है, एक नियम बनाया है, एक तरीका बनाया है स्टडी करने का। अब हम सेकंड पेज की ओर चलते हैं। यहाँ पे आपको स्टडी क्या करनी है? नेक्स्ट पेज की स्टडी देखिए। यहाँ पे हम स्टडी करेंगे डोमेन को, कोडोमेन को और रेंज को। तो देखिए आपके पास क्या है? एफ एक फंक्शन है सेट ए से लेके बी में। तो जो सेट ए है उसको हम क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। डोमेन का मतलब बेसिकली क्या होता है? घर होता है। एक होम है, एक कलेक्शन सेंटर है जहाँ से एलिमेंट्स को पिक करना है आपको, ये डोमेन हो गया आपका। फिर आपका कोडोमेन है, सेट बी को हम कोडोमेन बोलेंगे। फिगर में आपको शो हो रहा है डोमेन है, कोडोमेन है। अब आपने क्या बनाई है? इमेजेस बनाई है। द सबसेट ऑफ बी, तीसरे नंबर पर देखेंगे, द सबसेट ऑफ बी कंटेनिंग ओनली द इमेजेस। ये जो आपके पास इमेजेस आ रहे हैं, जो कनेक्टिविटी आप फिगर के अंदर देख रहे हैं, ये जो कनेक्टिविटी है इसको हमने क्या कहा? रेंज कहा।
अब इसको डिनोट करते हैं रेंज ऑफ एफ से। ये सबसेट होता है किसका? बी का। बी क्या है? हमारे पास कोडोमेन है। ये क्या है? डोमेन। इसको हम एफ का डोमेन ऐसे लिखते हैं। तो 3 तरह की आपको वर्डिंग लिखनी है। सेट बी लिखना है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। एक तो आपको सेट बी लिखना है और रेंज ऑफ एफ लिखना है और डोमेन ऑफ एफ लिखना है। 3 जगह मैंने टिक किया है और इनके बीच में हमने एफ एक फंक्शन डिफाइन किया है। इन सब चीज़ों का आपको कंसीडर करना है। अब देखिए कुछ डेफिनेशन देखते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी भी फंक्शन की प्रॉपर्टीज। फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है? सेट ए से बी में डिफाइंड है। एक तो मैंने आपको बताया था कि फॉर ईच एलिमेंट ऑफ द सेट ए देयर इज ए यूनिक एलिमेंट ऑफ द सेट बी। इस चीज़ को हमने क्या किया? रिकॉलिंग करी है इस पॉइंट की। सेकंड पॉइंट में क्या बोलता है कि द एलिमेंट y बिलोंग्स टू b इज कॉल्ड द इमेज। अब जो हमने एलिमेंट y को कनेक्ट किया था x से, तो y हमारा इमेज कहलाएगा किसका? x का। किसके कंसिडरेशन में? अंडर द कंसिडरेशन ऑफ f। और y को हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी बोलेंगे और fx इक्वल टू y की फॉर्मेट में इसको रखा जाएगा। तीसरे पॉइंट में बात करते हैं कि हमारे पास फंक्शन की प्रॉपर्टी कब कब नहीं आएंगी। अगर हमने कोई एक रूल बनाया ए से बी में, वो फंक्शन कब कब नहीं होगा? अगर हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है ए में जिसकी एक से ज़्यादा इमेज है, मोर देन वन इमेज है किसमें? बी में। तो मैंने आपको फिगर बना के आपको दिखाया था कि अगर किसी ने एक ऐसा रूल डिफाइन करा एफ सेट ए से सेट बी में, किस तरीके से कि एक एलिमेंट की 2 इमेज बना दी है, तब ये फंक्शन आपका नहीं होगा। बेसिकली मैंने अभी बताया था आपको पहले से, ये आपका मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। तो हम यहाँ पे इसको जनरली मैंने आपको और एक बात और भी बताई थी कि हम 97% जो स्टडी करते हैं वो आपकी सिंगल वैल्यूड फंक्शन की होती है। तो इस वजह से यहाँ पे हम इसको फंक्शन में कंसिडर नहीं करते। दूसरी बात, एक और केस है फंक्शन ना होने का कि आपने क्या किया, यहाँ पे यूनिक इमेज तो बना दी है लेकिन ए सेट के अंदर कुछ एलिमेंट आपने खाली छोड़ दिए हैं। तो इस केस में क्या होगा? टू ईच एलिमेंट ऑफ द सेट है, ये कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पे तो जो हमने सेकंड कंडीशन बताई थी यूनिकनेस वाली, वो फेल हो गई। और यहाँ पे ईच एलिमेंट ऑफ द सेट है वो फेल हो गई। बी में कुछ एलिमेंट खाली रह सकते हैं, बी पे कोई रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं है, केवल यूनिकनेस के अलावा। तो इस तरीके से जो लास्ट आपका पॉइंट है उसमें इसी बात को बताया गया है कि ये जो फंक्शन आपने बताया है, अगर ए का कोई एलिमेंट ऐसा है जिसकी कोई भी इमेज नहीं बन रही हो, नॉट हैव एन इमेज, तब हम क्या कहेंगे कि हमारे पास फंक्शन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। थर्ड वन देखिए, यहाँ पे एक चीज़ आपको सिखाई गई है, आइडेंटिफिकेशन सिखाया गया है। कैसे आप पहचान करेंगे ग्राफ से कि जो आपको y इन द टर्म्स ऑफ x दिया गया है, कोई रिलेशन आपको दिया गया है, वो फंक्शन है या नहीं है। क्योंकि फंक्शन अपने आप में एक रिलेशन ही होता है। तो इसके लिए एक रूल डिफाइन किया गया है, वो क्यों बनाया उसका भी मैं बताऊंगा आपको। लेट अस ड्रॉ ए वर्टिकल लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के पैरेलल हमने क्या करा, एक लाइन बनाई है। मैंने आपको लाइन खींच के दिखाई है। 2 ग्राफ आपकी फिगर में दिए गए हैं। यहाँ पे आपको सर्किल बना के दिया गया है, ये इसने एक रिलेशन बताया, और यहाँ पे एक पैराबोला की शेप आपको दी गई है। अब वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन अगर ग्राफ को हमारे 2 पॉइंट पे, एक से ज़्यादा पॉइंट पे काटती है, तो वो हमारे पास फंक्शन नहीं होगा। क्या कहा गया डेफिनेशन में? इफ़ इंटरसेक्ट द ग्राफ एट द मोर देन 1 पॉइंट। अगर वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन किसी भी ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करती है, ग्राफ कैसा भी बन सकता है, उसमें कोई कंडीशन नहीं है इस तरह की। अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पे आपको क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, तब वो एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होगा, एक रिलेशन होगा। एक पॉइंट पे कंसिडर करती है तो वो एक्सप्रेशन हमारा क्या बनेगा, फंक्शन बनेगा। अदरवाइज वो रिलेशन की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये कंडीशन आपको क्लियर हुई। अब हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ द फंक्शंस की। टाइप्स ऑफ द फंक्शन में डेफिनेशन देखिए। पहले टाइप का फंक्शन बनाया हमने 1-1 फंक्शन, और इसका दूसरा नाम लिया हमने इंजेक्टिव फंक्शन। ए मैपिंग एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड 1-1 और इंजेक्टिव फंक्शन
इफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेजेस इन बी। इसका मतलब ये हुआ कि ए सेट के अंदर कोई भी दो एलिमेंट की सेम इमेज नहीं है। यहाँ हमने एक फंक्शन बनाया और यहाँ पे क्या कह रहा है, डिफरेंट एलिमेंट हैव द डिफरेंट इमेज, यानी कि सेम इमेज नहीं बनाएंगे। अगर ऐसी कंडीशन बनती है जो मैंने सेकंड फिगर में बनाई है कि इन दोनों एलिमेंट को मैंने एक से कनेक्ट कर दिया, तो ये फंक्शन हमारा 1 1 नहीं होगा, ये फंक्शन हमारा 1 1 होगा। कुछ एलिमेंट यहाँ पे बी में खाली रह सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए मेथड टू टेस्ट द 1 1 फंक्शन। आप कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में 1 1 फंक्शन को चेक किस प्रकार करेंगे, इसके लिए जो मेथड डिफाइन है उसमें पहला मेथड आपका है एनालिटिकली और दूसरा मेथड है आपका ग्राफिकली। तो पहले मेथड को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे आपको क्या कहा गया है, डेफिनेशन देखिए। अगर एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 है और वो इम्प्लाइज कर दे, यानी कि इसको सोल्व करने के बाद x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन के लिए कंडीशन ये जनरेट हो जाए, क्योंकि यहाँ x1 x2 आपके ए को बिलोंग करेंगे, डोमेन को बिलोंग करेंगे, ये कंडीशन आपके सामने आ जाए, तो आप क्या कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो 1 1 है। तो ऐसा क्यों किया गया, ये प्रॉब्लम्स को न्यूमेरिकली सोल्व करने के लिए किया गया। अभी कुछ एग्जाम्पल कराएंगे तो आपको इस चीज़ की नॉलेज होगी कि हमने ऐसा क्यों लिया। आप हमारे से क्वेश्चनिंग कर सकते हैं कि अगर आप x1 को x2 के बराबर लेके चलेंगे तब आप फंक्शन को जनरेट कर दें, इस तरीके से वर्किंग करना चाहते हैं तो थोड़ी टफ हो जाती है। यहाँ और इक्वलेंटली में एक दूसरी कंडीशन बताई गई है, अगर x1 x2 बराबर नहीं है, यानी कि x1 x2 डिफरेंट है, तो उनकी इमेजेस भी डिफरेंट होनी चाहिए। तो इसको दिखाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट आपको बताया है एनालिटिकल मतलब क्या है कि न्यूमेरिकली आपको सोल्व आउट करके बताना है कि फंक्शन हमारा क्या होगा, 1 1 होगा। ग्राफिकली किस तरीके से देखेंगे, अगर आपको जो फंक्शन दिया गया है अगर उसका ग्राफ हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे y = x का ग्राफ हमने बनाया, तो इन ग्राफ्स को हम इजीली क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। अगर y = x² हमें बताया तो ये ग्राफ आपका पैराबोला आएगा। अब यहाँ टेस्ट क्या बताया गया है कि अगर लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस के पैरेलल लाइन अगर ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट करती है, अब मैं यहाँ पे अलग अलग लाइन बनाता हूँ लेकिन वो ग्राफ को केवल एक पॉइंट पे कट कर रही है, इस वाले केस में, पहले केस में। सेकंड वाले केस में यहाँ पे y = x² है और यहाँ पे x एक्सिस के पैरेलल लाइन इसको 2 पॉइंट पे कट कर रही है, तो ये फंक्शन आपका 1 1 नहीं है, ये फंक्शन आपका 1 1 है, ये फंक्शन आपका 1 1 है। इस ग्राफ को मैं मान लेता हूँ y = x³ का ग्राफ, क्योंकि उसका ग्राफ भी इसी प्रकार का होता है। थर्ड हमारे पास एक टूल है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोनोटोनिकली। अगर कोई फंक्शन हमारे पास क्या होता है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होता है, इस केस में अपने पूरे डोमेन के अंदर, तब ये फंक्शन हमारे पास क्या होता है, 1 1 होता है। जैसे y आप लेते हैं इसमें tan इनवर्स x का अगर ग्राफ लेते हैं तो ग्राफ हमारा किस तरीके से चलता है, इस तरीके से ग्राफ हमारा मूव करता है। ये ग्राफ हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग फेज में आ रहा है। जैसे जैसे हम x में आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे वैल्यूज आपके पास x की इंक्रीज होती जा रही है, तो ऐसे फंक्शन को आप क्या बोलते हैं, 1 1 फंक्शन बोलते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास ऐसे आएंगे जिन क्वेश्चंस में आपसे ये पूछा जाएगा कि जो फंक्शन हमारा है वो 1 1 है या नहीं है। जैसे क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ f(x) बराबर, यहाँ पे मैंने x³ + x आपको दे दिया। अब देखिए सीधा सीधा इस फंक्शन का ग्राफ बनाना अगर पॉसिबल नहीं है तो हम कैसे देखें कि फंक्शन हमारा 1 1 है नहीं है। हमने जो मेथड आपको सिखाया था यहाँ पे एनालिटिकली या फिर ज्योमेट्रिकली, 2 चीज़ आपको बताई थी। उन दोनों तरीके से, फर्स्ट मेथड से और सेकंड मेथड से, दोनों मेथड से क्वेश्चन हमारा लेंदी हो जाएगा। तो इस केस में आप क्या करेंगे, थर्ड वाले केस का यूज करेंगे और यहाँ पे f' आप निकालेंगे। f' आप निकालेंगे तो 3x² + 1 आएगा और ये आपका हमेशा 0 से बड़ा होगा। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 से बड़ा होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो अगर फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ हमारा इस तरीके से इस फेस में रहेगा, वो नीचे से ऊपर तक इंक्रीजिंग फेस में रहेगा,
या फिर कोई ग्राफ इस तरीके से सीधा डिक्रीजिंग फेस में है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन उसको क्या करेगी, एक ही पॉइंट पे कट करेगी, मैक्सिमम एक ही पॉइंट पे कट करेगी, तो फंक्शन हमारा क्या रहेगा, 1 1 रहेगा। तो यहाँ हमने सीख लिया इसमें इस मोनोटोनिकली वाली कंसेप्ट से जो थर्ड वाला है कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हमारे ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में आते हैं वो आपके जो टीडीएस हो जाते हैं तो वो इस कंसेप्ट से वो ईजी हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको क्या कहा गया है, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस। एक सेट ए है, एक सेट बी है, और ए सेट के अंदर m एलिमेंट है, बी सेट के अंदर n एलिमेंट है। तो आपके पास नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने बनेंगे, कितनी चॉइस बनेगी। तो यहाँ फॉर्मूला आपको जो दिया गया है उसको ध्यान से देखिए, NPM आपको दिया गया है अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू m है तब, या इसको इस तरीके से भी डिफाइन किया गया है जिसमें हम NPM को क्या करते हैं, ओपन करते हैं। तो यहाँ पे ये किस तरीके से जनरेट हुआ इसका मेथड मैं आपको बता देता हूँ कि सेट ए से बी में यहाँ पे हमारे पास जो एलिमेंट हैं 1 2 3 4 से लेके m तक हैं, हमने इनका नाम रख दिया 1 2 3, कुछ भी हो सकते हैं, और यहाँ 1 2 3 हमारे पास n तक एलिमेंट है। तो सोचने वाली बात क्या है इसमें कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास है इनका नाम मैंने 1 2 3 m रखा है, आप A1 A2 A3 A4 m भी रख सकते हैं। इसके लिए नंबर ऑफ चॉइसेस हमारे पास कितनी है, n है। इसके पास नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी है, n-1 रहेंगी, क्योंकि आप 1 1 फंक्शन की स्टडी कर रहे हैं, आपको नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन निकालने हैं। और इस थर्ड वाले एलिमेंट के लिए मेरे पास जो नंबर ऑफ चॉइसेस हैं n-2 रहेंगी, क्योंकि 2 ऑलरेडी फिल हो चुकी हैं। और mवे एलिमेंट के लिए जो मेरे पास नंबर ऑफ चॉइसेस बनेगी वो n-m-1 बनेगी। ये मैंने कैसे फाइंड आउट किया, तो देखिए यहाँ n चॉइस हैं, जैसे मैं 2 पे आता हूँ यहाँ पे, तो 2 में मैंने 1 माइनस किया है, फिर जो मैंने 3 किया है 3 में मैंने 2 माइनस किया है, यानी कि इससे एक कम नंबर मैंने यहाँ पे माइनस किया है, तो m से एक कम नंबर मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया। अब जब आप इमेजेस बनाएंगे ए से बी में, जब फंक्शन वैल्यूज़ को एक्स की वैल्यूज़ को जब आप वाई की वैल्यूज़ पुट करेंगे, देंगे उसको, तो ये वर्किंग जो होगी वो साइमल्टेनियस होगी। अब साइमल्टेनियस वर्किंग के लिए परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़ाई गई थी, वहाँ पर हम क्या कहते हैं, वो साइमल्टेनियस वर्किंग होती है तो आपका इनटू प्रोडक्ट वाला कंसेप्ट यूज होता है। तो इस वजह से सारी जो m एलिमेंट हमारे पास है 1 2 A1 A2 से लेके AM तक, उनकी सभी चॉइसेस को भरने का जो तरीका है वो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। और परमुटेशन कॉम्बिनेशन में ही हमने ये समझा था कि हमने इसको NPM से डिनोट किया था। तो बेसिकली कई बार बुक में क्या होता है कि सेट ए के अंदर जो एलिमेंट हैं वो आपके n दे देते हैं, यहाँ मैंने ऊपर मार्क कर दिया है, ये m और n यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो इसलिए हमने इस फॉर्मूले को याद किया कि जो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन होंगे जिसमें कि n ग्रेटर देन इक्वल टू m होगा, या पहले सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, दूसरे सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो बड़े होने चाहिए पहले सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट से। तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे याद करें, n ऑफ b p n ऑफ a। अब आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो n दे m दे कुछ भी दे दे इसमें, तो ये फॉर्मूला हमें हमेशा याद रखता है। बेसिकली कहानी कहाँ से शुरू करनी है, आपको ध्यान रखना है कि कहानी हमें शुरू करनी है बी से, नंबर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम द सेट बी से ए पे लाना है फॉर्मूला। आगे भी जो हम फॉर्मूले बनाएंगे तो वो आपके बी में ही आएंगे। अब दूसरा केस देखिए, दूसरे केस में अगर m बड़ा है n से, पहले सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट आपने कितने ले लिए, 1 2 3 ले लिए हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 ले लिए, कम ले लिए इससे। ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो आपका क्या होगा, जो फंक्शन बनेगा f वो 1 1 बनेगा ही नहीं, क्योंकि आपके पास 2 इमेज हैं। तो थर्ड को, अब इस तीसरे एलिमेंट को मुझे क्या देनी पड़ेंगी, इमेजेस देनी पड़ेंगी। तो थर्ड एलिमेंट को इमेज देने के लिए ये क्या हो गया, 1 1 की जो कंडीशन थी वो आपके पास फेल हो गई। ऐसा हम कभी भी नहीं करेंगे 1 1 फंक्शन के लिए, ये मैनी 1 फंक्शन हो गया, इसलिए आंसर हमारा क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो आशा करता हूँ कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा कि नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन की स्टडी कैसे कर जाती है। अच्छा, 1 1 फंक्शन को कैसे प्रूव करना है,
12th बेसिस पे, वो एक अलग मैटर है, उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट वन आपका है मैन इवन फंक्शन। जब आपने स्टडी करी थी वन वन फंक्शन की तो आपने देख लिया था कि कोई भी दो एलिमेंट सेम इमेज नहीं बनाते। अब यहाँ पे क्या कंसेप्ट आएगा कि अगर दो या दो से ज़्यादा, टू और मोर देन टू डिफरेंट एलिमेंट, दो या दो से ज़्यादा अलग एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट इन द सेट ए हैव द सेम इमेज इन बी। देखिए यहाँ फिगर से आपको पता लग रहा है कि ये दो एलिमेंट आपको दिख रहे हैं 1 और 2, इनकी सेम इमेज बनी है 5। तो टू और मोर देन टू एलिमेंट हैव द सेम इमेज इन बी, और वो एलिमेंट अपने आप में डिफरेंट भी होने चाहिए। वैसे तो सेट जब भी हम लेते हैं तो उसमें एलिमेंट्स कैसे होते हैं, डिफरेंट ही होते हैं। अगर कोई एलिमेंट रिपीट करता है तो उसको हम वहां से एक ही बार लिखते हैं। अब पहला मेथड आपके पास क्या है, एनालिटिकली। कैसे आप चेक करेंगे कि कोई फंक्शन हमारे पास क्या है, मैन इवन है, एनालिटिकली। तो यहाँ पे क्या कंसेप्ट है कि अगर दो तरीके से सोल्व करेंगे। पहला तो इसने बताया है यहाँ पे कि अगर x1 x2 के बराबर नहीं है तो दो एलिमेंट आपने ऐसे ढूंढ लिए हैं जो आपस में बराबर नहीं है लेकिन उनकी इमेजेस बराबर है। जैसे fx बराबर आपने क्या लिया, x² लिया। क्लियर हुई बात। अब यहाँ पे आप f(1) बनाएंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, f(-1) बनाएंगे तो -1 का स्क्वायर आपके पास 1 आएगा। तो दो डिफरेंट एलिमेंट थे लेकिन उनकी इमेज सेम बन गई 1। ऐसे ही 2 - 2 की बनेगी। तो ये एलिमेंट हमारे पास क्या हुआ कि एलिमेंट्स तो बराबर नहीं है, 1 और -1 बराबर नहीं है, लेकिन उनकी इमेजेस क्या आ रही है, बराबर आ रही है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। एक कंडीशन तो ये हुई हमारे पास देखने की कि मैन इवन को कैसे टेस्ट करें। दूसरा मेथड आप देख सकते हैं, अगर f(x1) जो हमने 1 में यूज किया था, अगर f(x2) के बराबर रखा और सोल्व करते करते x1 = x2 के अलावा और कोई कंडीशन आ गई जो x1, x2 बिलोंग्स टू a के लिए, डोमेन के लिए पॉसिबल अगर हो जाती है, ऐसा आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखेंगे, काफ़ी जगह आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर इस तरीके से कोई चीज़ हो रही है तो हम क्या कहेंगे उसको कि ये फंक्शन हमारा मैन इवन होगा। अगर ये और वाली कंडीशन आपको मिलती है तो आप क्या कहते हैं कि फंक्शन हमारा मैन इवन होगा। नेक्स्ट वन देखिए, ग्राफिकली हम देख सकते हैं, और थर्ड वन है हमारे पास है मोनोटोनिकली। अब इसमें जो ग्राफिकली हमने आपको बताया था, इससे पहले वाले 1 में हमने क्या कहा था, अगर फंक्शन हमारा 1 है तो लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ग्राफ को केवल एक ही पॉइंट पर कट करती है। यहाँ पे एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन कम से कम 2 पॉइंट पर उसको कट करेगी। अगर फंक्शन हमारा इस तरीके से जा रहा है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल मैंने एक लाइन बनाई, देखिए उसने इस लाइन को 2 या 2 से अधिक पॉइंट पे कट किया है। तो ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा फंक्शन कैसा होगा, मैन इवन होगा। ये चीज आपको क्लियर हुई। अब तीसरी बात आती है मोनोटोनिकली। अगर फंक्शन हमारा स्टिकली इंक्रीजिंग, स्टिकली डिक्रीजिंग नहीं है तो फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा, मैन इवन कहलाएगा। जैसे ये फंक्शन चला इस तरीके से और यहाँ पे क्या हो गया, बीच में कांस्टेंट हो गया, तो ये फंक्शन हमारा क्या हो गया, इन सारी वैल्यूज के लिए फंक्शन हमारे पास सेम वैल्यू देगा। तो ये फंक्शन हमारा क्या हुआ, मैन इवन हुआ। तो वहां पे हमने क्या कहा था, इसमें स्टिकली इंक्रीजिंग, स्टिकली डिक्रीजिंग। तो जहां मैंने आपको पढ़ाया है 1 वाले केस में, वहां सिर्फ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लिखा है, आप उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें। कुछ जगह बुक्स के अंदर स्टिकली इंक्रीजिंग की जगह इंक्रीजिंग लिखा हुआ आता है, तो वो केस स्टिकली इंक्रीजिंग और स्टिकली डिक्रीजिंग वाले केस में काउंट होगा, क्योंकि केवल इंक्रीजिंग में फंक्शन बीच में कांस्टेंट भी हो सकता है। जैसे हमने फिगर में आपको दिखाया है कि यहाँ से यहाँ तक ये इंक्रीज होता रहा, लेकिन यहाँ पे आके कांस्टेंट हो गया, फिर आगे इंक्रीज होने लगा। तो ये जो कांस्टेंट वाला फेज है ये आपका किस में आता है, आपका आता है किस केस में, जो हमारा केस है आपका केवल इंक्रीजिंग वाला या फिर डिक्रीजिंग वाला। नेक्स्ट वन देखिए, आपको नंबर ऑफ मैन इवन फंक्शन बताने हैं, कितने होंगे। ए और बी हमारे पास क्या है, फाइनाइट सेट है, और
फाइनाइट सेट की हम स्टडी कर रहे हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स m और n है। नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में से। अब टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको नहीं बताया है, उसको हम देख लेते हैं। एक सेट A हमारे पास है, एक सेट B हमारे पास है। इन दोनों के बीच में आपने एक फंक्शन डिफाइन किया है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास A1 A2 से लेके AM तक लिए हैं और यहाँ पे B1 से लेके कहाँ तक लिए हैं, BN तक लिए हैं। अब टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस में क्या आता है कि जो हमारे पास पहला एलिमेंट है, देखिए टोटल नंबर ऑफ फंक्शन n की पावर m बनाए हैं, मैं इसको n ऑफ b की पावर, मैंने कहा था कि हम गिनती लिखनी शुरू करेंगे b से, हम काउंटिंग करनी शुरू करेंगे किससे, b के कंसेप्ट से चलते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। अब यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट के लिए नंबर ऑफ चॉइस कितनी हो गई, n हो गई। अब जो दूसरा एलिमेंट मेरे पास है A2, उसके लिए नंबर ऑफ चॉइस कितनी हो गई, n हो गई, क्योंकि हमें सारे फंक्शंस की स्टडी करनी है। इसी तरीके से mवे एलिमेंट के लिए भी नंबर ऑफ चॉइसेस मेरे पास n हो गई। अब इनको हम कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साइमल्टेनियस वर्किंग के लिए नंबर ऑफ फंक्शंस जब निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम A टू B इक्वल टू n को मल्टीप्लाई करेंगे कितनी बार, m बार, m टाइम्स, इसलिए फॉर्मूला क्या आया, n की पावर m आया। तो इसी वजह से यहाँ टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में से, यहाँ पे ध्यान दीजिए, n की पावर n ऑफ b की पावर n ऑफ a में से npm को मैंने कैसे लिखना सिखाया था, माइनस n ऑफ b। आप जब भी लिखेंगे फॉर्मूला तो किससे लिखेंगे, b से लिखना शुरू करेंगे, b से ऑपरेट करना शुरू करेंगे। तो पेपर में कोई भी कंफ्यूजन m और n को लेकर नहीं रहेगा, क्योंकि एग्जाम में यहाँ m की जगह n लिख देता है और n की जगह यहाँ पे m लिख देता है। और ऑप्शन जो आपके पास होते हैं वो npm भी होता है और mpn भी होता है। तो वहाँ क्या होगा, इन केसेस में आपको कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगा और आसान क्वेश्चन भी वहाँ पे गलत हो जाता है। तो आपकी लर्निंग क्या रहेगी, जो मैंने बताई है, n ऑफ b p n ऑफ a। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस में से यहाँ से मैंने क्या माइनस किया, मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन माइनस कर दिए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन माइनस करने से हमारे पास मैनी वन फंक्शन निकल के आ गए हैं। तो ये हुआ आपके पास टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन फ्रॉम A टू B। अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, B में ज़्यादा है किससे, A से, और n अगर हमारे पास लेस देन m है, n हमारा m से लेस देन है, तो हमारे पास n की पावर m भी बनेंगे, क्योंकि इस केस में नंबर ऑफ जो आपके पास 1 1 फंक्शन बनेंगे वो 0 बनेंगे, इसलिए उत्तर n की पावर m आएगा। तो इस वजह से ये फॉर्मूलेस आपके, जो फॉर्मूलास आपकी बुक को, आपको बुक में लिखे हुए दिखाई देते हैं, इस तरीके से लिखे हुए होते हैं। तो आज का लेक्चर लगभग 30 मिनट का कंप्लीट होने जा रहा है। तो फंक्शंस हमने आज स्टार्ट किया था, सेट थ्योरी के लेक्चर पहले से प्रोवाइड किए जा चुके हैं आपको टेस्ट सीरीज करनी है, लेक्चर कोर्स करना है इसी तरह के लेक्चर्स का। तो ये नंबर आपको दिया गया है, आप मैथमेटिक्स के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिए गए हैं, वहाँ से भी आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, और ऐप का लिंक भी आपको दिया गया है, वहाँ से भी आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।